ये सही है, ये ऑन कर दे। वो तो चल रहा है ना उनका, ये बंद कर दो। ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो वो अपने मालिकों से ज़्यादा इंसान बन जाती है। और वो उस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। फिर मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पे सिर्फ कंपनी को आपने डिनोट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन, कुछ इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। लेकिन जहां पे हमें सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए बात करनी हो, सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए, फिर उसके लफज या तो नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल का लफज बोलते हैं। लेकिन अगर हमने दोनों को इकट्ठा ही वो करना हो, तो लफज खाली पर्सन ये दोनों को कवर करता है। फिर मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, कल हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना शुरू की थी, और मैंने कहा था कि इनको इग्नोर ना कीजिएगा, ये कभी ना समझिएगा, एक लाइन भी आपकी किताब के अंदर फजूल नहीं लिखी हुई। एक तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिस तरह आम इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये भी कर सकती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि डेट्स एंड लायबिलिटी, कंपनी उधार भी ले सकती है, उधार पे सामान भी ले सकती है, और जब उधार लेगी तो वापस कौन करेगा? वो कंपनी खुद करेगी। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के एसेट्स के मालिक कौन होता है? वो कंपनी खुद ही होती है, क्योंकि लायबिलिटी कंपनी ने पे करनी है, तो एसेट्स भी कंपनी के ही होंगे, मालिकों के एसेट्स नहीं होते लीगली। यहां पे मैंने आपको कहा था कि एक लफ्ज ध्यान रखिएगा कि लीगल जो मालिक है, लीगल ऑनर कंपनी के एसेट्स का कौन होता है? वो कंपनी खुद होती है, ना कि उसके मालिक। ये बड़ी अहम लाइन थी। उसके बाद में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी किसी को उधार पे सामान बेचती है, तो वो कंपनी का रिसीवेबल है, डेटर है, तो उस बंदे से पैसे लेने का हक भी कंपनी के पास होता है, ना कि उसके शेयर होल्डर। और यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इस तरह का सिनेरियो आपको दे देना कि कंपनी ऐसी है जिसका एक ही मालिक है, 100% शेयर उसी के पास है, क्या वो जाके रिसीव कर सकता है उस डेटर से? नहीं। जो मर्जी हो, कंपनी चाहे सिंगल मेंबर की हो, चाहे लाखों मेंबर की हो, कंपनी लहदा इंसान है, कंपनी खुद जाके वो पैसे वसूल करेगी उस डेटर से। फिर मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, तो कंपनी को मैनेज करने के लिए जिंदा इंसानों की जरूरत होती है। तो जिंदा इंसान हम क्या करते हैं, वो जो कंपनी मालिकों ने बना दी, कंपनी बनाने के बाद मेरे बच्चे उसको मैनेज करने के लिए हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर अगली बात हुई थी, सर ये जो डायरेक्टर हमेशा कहां से अपॉइंट होंगे? हमेशा मेंबर में से। और इसकी, हाँ, 4 एक्सेप्शन है। वो 4 एक्सेप्शंस के अलावा ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये हमेशा मेंबर्स में से अपॉइंट होते हैं, और एक्सेप्शन भी सिर्फ 4 हैं, ये भी याद रखनी, कोई पांचवी एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर तो कोई छोटी कंपनी, अगर कोई छोटी कंपनी हो, तो छोटी कंपनी के अंदर मेरे बच्चे बाकायदा शेयर होल्डर सारे के सारे ही डायरेक्टर होते हैं। लेकिन याद रखना कि ये डायरेक्टर एक अलहदा ओहदा है, और शेयर होल्डर एक अलहदा रोल है कंपनी के अंदर। और जब सारे 3 लोग शेयर होल्डर हैं और ये तीनों के तीनों डायरेक्टर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्होंने डायरेक्टर वाला कोई फैसला करना होगा, वो बोर्ड मीटिंग में ही करेंगे, और शेयर होल्डर वाला फैसला करना होगा, वो शेयर होल्डर के तौर पर जनरल मीटिंग में ही करेंगे। क्योंकि हमने आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि मेंबर्स की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग, और चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ेंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग कहलाती है बोर्ड मीटिंग। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी क्योंकि खुद एक इंसान है, हर हर इंसान अपना अपना वजन खुद उठाए, अपना टैक्स खुद पे करे, खुद कमाए, तो कंपनी अपना टैक्स खुद पे करती है। अगर कंपनी कोई गैर कानूनी काम करती है, तो हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली कंपनी जिम्मेदार होती है, लेकिन यहाँ पे लफज था यूजुअली का। ऑलवेज में हमने डिस्कस किया था, हमेशा नहीं, यूजुअली कंपनी अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार होती है, कोई गैर कानूनी। लेकिन हमने कल ये भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि बात का, जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग की एग्जांपल दी थी, अगर किसी बंदे ने कंपनी बनाई ही 2 नंबर काम करने के लिए है, फिर कंपनी तो फंसेगी ही फंसेगी, मालिक भी फंसेंगे, और उसके डायरेक्टर ऑफिसर वो भी फंस सकते हैं। तो ये, और फिर मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। हमने कल इसको कहीं किसी चीज के साथ लिंक किया। हाँ, इसी चैप्टर के अंदर हमने कहा था कि एक और भी है, वो है इफेक्ट। लफ्ज चाहे इफेक्ट बोल दो, चाहे कॉन्सिक्वेंसेज बोल दो, एक ही बात है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बोल दो, चाहे इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बोल दो। वहां पे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी है, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, और ये है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सर हम ये जो लोग कंपनी बनाते हैं, इस कंपनी को जब वो बन जाती है, वो अपने मालिकों से अलहदा हो जाती है। हमने इसको मालिकों से अलहदा क्यों किया है? सिर्फ अलैदगी के सवाल के ऊपर उसकी 3 वजह थी जो हमने इसको अलहदा किया था। ये पूरी कंपनी बनाने के इफेक्ट नहीं थे, सिर्फ हमने इसको मालिकों से अलहदा क्यों किया है, ये इस चीज का यहाँ पे आंसर था। 3 वजह थी मेरे बच्चे। सबसे पहले हम चाहते थे, एक तो जो मालिक हैं उनकी लायबिलिटी कैसी हो जाए, लिमिटेड। क्योंकि मालिक परेशान होते थे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में कि ये पैसा लगाते थे, इनका घर बार भी चला जाता था, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी।
एक तो हमने इनको, इस कंपनी को मालिकों से अलहदा इंसान इसलिए कह दिया ताकि ये इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार हो, और इसकी जो लायबिलिटी है वो भी यही इंसान पे करे, उसके लिए डायरेक्ट ये जो वो है शेयर होल्डर है वो जिम्मेदार नहीं। ये स्क्रीन पहले छोटी थी अब हुई है, जो अभी ये हुआ था ना थोड़ा सा ना उस वक्त शायद चेंज, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ले बड़ा। उसके बाद एक तो लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी, कल हमने ये भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि कंपनी इंसान है, एक इंसान अपने मामलात के लिए हमेशा जिम्मेदार हो। जैसे सोल ट्रेडर है, और जब आप सोल ट्रेडर का कारोबार करते हो वो आपका अपना मामला है, उसके लिए क्योंकि कारोबार लेता इंसान तो है नहीं, आप उसके लिए सारे के सारे जिम्मेदार थे, इसलिए कंपनी अपने मामलात के लिए फुली लायबल होती है, चाहे उसको अपना घर बार बेचना पड़े। कंपनी का भी घर बार होता ही है ना मेरे बच्चे, उसके उसके बैंक में पड़े हुए पैसे, उसके एसेट्स पर, वो सारा उसका घर बार ही है। ये सारा कुछ बेच के कंपनी फिर अपनी लायबिलिटीज पे कर रही होती है। तो खैर पढ़ेंगे इसको आगे जाके, ले बेटा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, एक हम चाहते थे परपेचुअल सक्सेशन हो इसके अंदर, और परपेचुअल सक्सेशन का हमने क्या डिस्कस किया था बोला, हाँ बिल्कुल, कंपनी को अलहदा करने का ये भी मकसद था कि कंपनी क्योंकि अलहदा इंसान है और इसके शेयर होल्डर अलहदा, अगर ये शेयर होल्डर क्या कर जाए, मर जाए, थप जाए, जो मर्जी हो, हाँ कंपनी अपनी जगह पे चलती रहे, कंपनी की शेयर पे कोई असर नहीं पड़े। लेकिन हमने कहा था कि शेयर उसमें पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में पड़ता है, पार्टनरशिप में एक भी पार्टनर गया पार्टनरशिप खत्म, एक भी बंदा मर गया सोल ट्रेडर का कारोबार तो खत्म। तो फिर मेरे बच्चे एक तीसरा हमने डिस्कस किया था, अच्छा फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि परपेचुअल सक्सेशन में जो परपेचुअली सक्सीड जो कर सकते हैं शेयर होल्डर को, वो 4 तरह के मामला थे हैं। अगर तो ये सेल कर दें, तो गिफ्ट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, और ये भी तो पता ना वो कैसे आएंगे दूसरे लोग बैंकरप्सी में, तो उसके इसके जो शेयर्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ले बेटा। उसके बाद तीसरा था, हम चाहते थे कि सेपरेशन हो जाए ऑनरशिप में और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। हम ये चाहते थे कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रहता हो और ऑनरशिप रहता हो, चाहे मालिक ही मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लेकर बैठे हो, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल का रोल उनका अलहदा हो और मालिकों वाला रोल उनका अलहदा हो। इसलिए कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, और वही डायरेक्टर जब शेयर होल्डर मीटिंग में बैठते हैं, तो क्योंकि इनकी डिटेल आनी आगे आहिस्ता आहिस्ता कर, दोबारा फिर वही फिर भी ये ना कंफ्यूजन हो। एक कंपनी के 5 शेयर होल्डर हैं, पांचों के पांचों डायरेक्टर भी हैं। जब बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे एज ए डायरेक्टर वहां पे फैसले करेंगे, वहां पे हम देखेंगे सिर्फ हर बंदे के पास एक ही वोट होता है, और वही शेयर होल्डर जब जनरल मीटिंग में बैठेंगे वहां पे अपनी शेयर होल्डिंग के लिहाज से वोट कास्ट करेंगे। और फिर ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि सब डायरेक्टर्स का हक होता है कि वो जनरल मीटिंग रन करें। अगर कोई डायरेक्टर हमने बाहर से वो 4 एक्सेप्शन वाला भी कोई बीच में अपॉइंट किया हो, वो भी आगे जारी बात उसमें बैठ सकता, कोई भी डायरेक्टर जो बाहर से आया हो। ले बेटा, कल ये भी हमने सारा डिस्कस कर लिया था, शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स, और इसमें हमने शेयर कैपिटल का कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि शेयर कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, शेयर्स कैसे बनते हैं। याद करें कल हमने डिस्कस किया था, और ये हमेशा आपने याद रखना है, कंपनी बनाने वालों के ऊपर कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट है कि जब आप कंपनी बनाने जा रहे हो, कंपनी बनाते वक्त ही आपने ये सोचना है इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा, पूरी जिंदगी में। ये नहीं कि सिर्फ कारोबार शुरू करने के लिए, कारोबार शुरू से लेकर जब तक ये कंपनी रहेगी उस वक्त तक इस कंपनी को कितना पैसा दरकार होता है, कंपनी बनाने वालों को शुरू में ही सोचना पड़ता है कानूनी तौर पे। इनकी स्वाधीन नहीं है कि ये करें या ना करें, ना ना, कानून ने इनको कह रखा है कि आपने सोचना है। और ये जो सोच लेते हैं, अज्यूम कर लो कि हमने डिस्कस किया था, इन्होंने सोच लिया कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में ₹1,00,000 चाहिए, पूरी जिंदगी में। और इन्होंने ये भी सोच लिया कि इस कंपनी को जिंदगी में तो लाख चाहिए, लेकिन शुरू में सिर्फ 30,000 चाहिए। ठीक हो गया, तय हो गया इस तरह की बातें, क्योंकि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये चीज काम आएगी, इस तरह की बातें। तो बड़ा इन्होंने सोच लिया इस कंपनी को पूरी जिंदगी में 1,00,000 चाहिए, और शुरू में कारोबार शुरू करने के लिए 30,000 चाहिए, तय कर लिया इन्होंने। अब ये जो पूरी जिंदगी में चाहिए, इसको हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। लेकिन हम इस लाख को इस तरह नहीं रखते, हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करके रखते हैं। हमने डिस्कस किया था, ये लाख हम ऐसे नहीं लिख लेते, बल्कि हम क्या कर देते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, यूनिट्स बना देते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया था कल, हमने इसको 10-10 रुपए के 10,000 हिस्से कर दिए थे। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, ये जो हमने 10,000 हिस्से किए हैं, एक्चुअली ये 10,000 हिस्से हमने किसके किए हैं, इस कंपनी के 10,000 हिस्से किए हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जब जो जितना हिस्सा किसी को बेचेंगे, वो उतने के हिस्से का उस कंपनी का मालिक होगा। अब मेरे बच्चे ज्यादा से बेचते 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 क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे हिस्से बेच सकते हैं। जब सारे हिस्से बेच दिए, मामला खत्म हो गया। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक और ऑप्शन होगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे, हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं।
तो मेरे बच्चे ये कल हमने सारी बातें डिस्कस की थी कि कंपनी का क्या शेयर कैपिटल या शेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये क्योंकि आगे जाके दोबारा आना है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इसलिए मैंने जरा एक दफा यहाँ पे बता दिया और वहां पे जाके हम डिटेल में पढ़ लिया। तो हमने कहा था कि अगर अज्यूम कर लो इनको शुरू में कितना चाहिए था, 30,000। ये जो 10,000 हिस्से करके रखे हुए 10,000 के इस कंपनी के, मुझे बताएं इसमें से कितने हिस्से बेच दें? 3,000 हिस्से बेच दें, 10 रुपए का एक हिस्सा, तो हमारे पास कितने कटे? 30,000। और ये कंपनी क्या कर देगी? अपना कारोबार शुरू कर लेगी। उसके बाद जब जब जरूरत पड़ रही हो, अभी भी 7,000 शेयर हमारे पास पड़े हुए, जब जरूरत पड़ रही हो 1,000 शेयर, 2,000 शेयर, 3,000 शेयर करते करते मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं? 10,000 शेयर तक। जब 10,000 शेयर इशू हो गए, वो 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, रौला हो गया। अब उसके बाद मजीद कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन उसको इसको चेंज करना होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। और बहुत सारी बातें मेरे अच्छे आगे ही हैं, फिलहाल तो ये मेन शुरू में बातें भी हो रही। फिर कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के शेयर्स ऑन कौन कर सकता है। ये जो कंपनी ने हिस्से किए हैं, कौन? हमने कहा था कि कोई भी लीगल पर्सन, कोई भी इंसान है, हाँ, चाहे वो नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो। तो हमने कहा था एक कंपनी के ये जो शेयर्स हैं, ये जो नेचुरल पर्सन है ये भी खरीद सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो आर्टिफिशियल पर्सन भी खरीद सकता है। इवन हमने ये भी कल डिस्कस किया था, बास का तो किसी कंपनी का एक ही आर्टिफिशियल पर्सन ही पूरे का पूरा मालिक होता है, बिल्कुल होली ओन सब्सिडी जैसे होती है। एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 100% शेयर है, उसे किसी और को बीच में ऐड ही नहीं किया। तो इस तरह का मामला भी होता है। तो एक कंपनी के शेयर कोई भी पर्सन खरीद सकता है, और जब जो कोई भी बंदा शेयर खरीद लेगा, वो क्या बनेगा? उसका मेंबर। फिर कल हमने एक हल्की सी बात की थी। हाँ, हाँ बिल्कुल। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाँ, ये जो मेंबर होते हैं इन्हीं का हक होता है डायरेक्टर बनना, लेकिन हाँ, नॉमिनेट करेंगे। हाँ, फिर ये अपनी तरफ से क्या करेंगे? किसी भी बंदे को नॉमिनेट करेंगे, और ये एक्सेप्शन में से बंदा आएगा यहाँ पे। खैर चैप्टर 3 में जाके देखेंगे। ले बेटा, ये भी कल हमने पढ़ लिया था कि अगर हम शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो शेयर ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं। तो 4 तरीकेकार थे। ये मिस्टर ए और बी, मान लो कि मिस्टर ए के पास 1,000 शेयर हैं और मिस्टर बी के पास 2,000 शेयर हैं। मिस्टर ए चाहता है कि मैं अपने शेयर किसी को बेच दूं, तो ठीक हो गया। जब ये सेल कर देगा, इसने मिस्टर एक्स को शेयर सेल कर दिया, तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? मिस्टर एक्स, शेयर ट्रांसफर हो गया। या मान लो कि मिस्टर ए ने सोचा कि ऐसा करता हूं मैं अपने शेयर्स ना किसी को गिफ्ट कर देता हूँ, किसी वाई गिफ्ट कर देता हूँ, तो फिर इसने गिफ्ट कर दिया, मिस्टर वाई क्या बनेगा इसकी जगह पे? मेंबर। या मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, इसने किसी मिस्टर जी के पैसे देने थे, तो जब ये इंसॉल्वेंट हुआ तो वो जो अदालत इसकी प्रॉपर्टी, वो जो ऑफिशियल असाइनी आएगा, इसकी प्रॉपर्टी इकट्ठी करेगा, प्रॉपर्टी में शेयर्स भी होंगे, उसने इसके शेयर्स पकड़ के इसके जो क्रेडिटर था मिस्टर जी, उसको दे दिए। अब मिस्टर जी क्या बनेगा? उसकी जगह पर शेयर उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। या हमने कहा था कि ये मिस्टर ए की डेथ होगी, इसके मरने के बाद इसका एक औलाद है मिस्टर सी, ये उसको सारे शेयर, तो वो, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? शेयर ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, और कंपनी की सेहत पर नहीं कोई असर पड़ेगा। क्यों बोला? हाँ, वो और परपेचुअल सक्सेशन होती है। ले बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिया, अब यहां से हमने पढ़ना था। ले बेटा, 10,000 इस कंपनी के शेयर्स हैं, इसमें से अभी तक इस कंपनी ने 4,000 शेयर इशू किए हुए, और लोग भी हैं बीच में शेयर होल्डर, लेकिन उसमें से अज्यूम कर लो 1,000 शेयर हैं मिस्टर ए के पास और 2,000 शेयर हैं मिस्टर बी के पास। कोई और भी छोटे मोटे शेयर होल्डर होंगे। तो बेटा अब जरा देखिएगा, मिस्टर ए ने क्या किया? अपने 1,000 शेयर बेच दिए मिस्टर एक्स। जब इसने, ये ऐसे ही मेरे अज्यूम कर लो कि आपका आपका बहरिया के अंदर एक प्लॉट है, वो प्लॉट आपने मुझे बेच दिया। अब मुझे बताओ कि जब वो प्लॉट था 10 लाख रुपए का, अभी तक आपने उसको पे किया होता बहरिया वालों को 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अभी इंस्टॉलमेंट रहती थी आपकी, अज्यूम करो। आपने क्या कहते हैं? वो प्लॉट मुझे भेज दिया। जब प्लॉट मुझे भेज दिया, अब उस प्लॉट का मालिक कौन हो गया? मैं हो गया। जो उस प्लॉट के साथ जुड़े हुए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थे, तो मेरे बच्चे मुझे बताएं अब वो किसको ट्रांसफर हो गए होंगे? मुझे। अब उसका राइट क्या था? उस प्लॉट की मलकियत एक राइट है, उस पर घर बनाने का हक अब वो मेरे पास है। कल उसकी जब कीमत बढ़ेगी, वो किसकी बढ़ेगी? वो मेरी बढ़ेगी। लेकिन वो जो ऊपर अभी भी उसकी कुछ अमाउंट रहती थी 2-3 लाख रुपया, वो भी किसको ट्रांसफर होगा? वो भी मुझे होगा, वो भी मैंने पे करना। सेम ये जो शेयर्स होते हैं ये भी प्रॉपर्टी होते हैं। जब ये शेयर्स मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दिए होंगे, इसके साथ इन 1,000 शेयर्स के साथ जुड़े हुए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये भी किसको ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे बच्चे? मिस्टर एक्स। फिलहाल तो हम राइट्स की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन भी किस सूरत में बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। राइट्स कौन से हैं? आज के बाद इस कंपनी की जब जनरल मीटिंग हुआ करेगी, हर मेंबर का हक है, वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर का, तो वो जाके जनरल मीटिंग अटेंड करें। आज के बाद जब उसने ए ने शेयर एक्स को बेच दिए हैं, तो इस या वही जिस तरह भी ट्रांसफर हुए हैं, बेचने से, इंसॉल्वेंसी से, डेथ से या गिफ्ट से, अब जनरल मीटिंग कौन अटेंड करने का राइट किसके पास चला जाएगा? एक्स के पास। कल जब ये कंपनी डिविडेंड देगी, वो किसको देगी? मिस्टर एक्स को देगी, उसका राइट है।
अब अगली बात, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? जस्ट एग्जांपल, पिछले वक्तों में, पुराने वक्तों में, याद रखिएगा अब नहीं होता, पुराने वक्तों में कंपनी को इजाजत हुआ करती थी वो उधार के ऊपर शेयर दे दिया करती थी। जिस तरह हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट उधार पे मिलते हैं ना, पुराने वक्तों में कंपनीज के शेयर्स भी उधार पे मिल जाया करते थे। मान लो कि एक कंपनी है, उसका 10 रुपए का एक शेयर है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया। मिस्टर ए जब आया था इस कंपनी के पास, मिस्टर ए ने उसको कहा था मुझे 1,000 शेयर दे दो। अब 1,000 शेयर 10 रुपए का था, टोटल अमाउंट कितनी बनती थी? 10,000। उस वक्त मिस्टर ए के पास था 6,000। उसने कंपनी को कहा कि 6,000 मैं अभी दे दूंगा और 4,000 मैं बाद में दूंगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 10,000, जो 1,000 शेयर खरीदे थे मिस्टर ए ने, इसके ऊपर उसने 6,000 पे कर दिया था और 4,000 पे करने वाला रहता था। ये पुराने वक्तों की बात कर रहा हूं मैं, पत्थर के दौर की। तो इसका अब होता क्या था, जब इस तरह के जो शेयर्स होते थे जिसके ऊपर कुछ अमाउंट पे कर दी जाती थी और कुछ पे करने वाली होती थी, इनके लिए लफ्ज बोला करते थे पार्शली पेड शेयर। क्या लफ्ज हुआ करता था? पार्शली पेड शेयर। ये शेयर हुआ करते थे पहले, पुराने वक्त। फिर ये कंपनी 2017 है तो इन्होंने क्या कर दिया, इस पर पाबंदी लगा दी, मना है। किसी भी कंपनी को हरगज भी इजाजत नहीं है वो पार्शली पेड शेयर इशू करे। अगर शेयर इशू करे उसको डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है इस तरह की कोई बात। सिर्फ बता रहा हूं आपको, जब फाइनल में जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो किसी भी कंपनी को पार्शली पेड शेयर इशू करने की इजाजत नहीं। अगर कोई कंपनी गलती से उधार के ऊपर किसी को शेयर दे दे तो उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ। अब कंपनी करती क्या है, पढ़ेंगे आगे जाके प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में। जब कंपनी को पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं, जब लोग अप्लाई करते हैं ना कंपनी के शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन के साथ ही पूरे पैसे भी बैंक में जमा करवाते हैं। जब कंपनी को पता हो कि इन लोगों ने पूरे पैसे जमा करवा दिए एप्लीकेशंस के साथ, फिर ही डायरेक्टर उस बंदे को शेयर ट्रांसफर करते हैं। और अगर गलती होगी डायरेक्टर से, इस गलती की कोई माफी नहीं और उनको, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। वो डायरेक्टरशिप से भी जाएंगे और उनको पे भी करना पड़ेगा। इतनी बड़ी ये गुनाह है पार्शली पेड शेयर। लेकिन पुराने वक्तों में हुआ करते थे। जब हुआ करते थे तो उस वक्त फिर कॉन्सेप्ट क्या होता था बोला, जब ये पार्शली पेड वाले शेयर मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को बेच दिए थे, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसको ट्रांसफर हुए थे? मिस्टर एक्स। वो जो ऊपर का जब भी 4,000 जो पेबल था, अब वो किसने पे करना था? मिस्टर एक्स ने पे करना। आज के दौर में तो जब आप शेयर खरीदेंगे आपका ऑब्लिगेशन क्या आना, क्या कोई ऑब्लिगेशन बाहर देखा जाए तो कोई क्या ऑब्लिगेशन हो? शेयर होल्डर हैं आप, जस्ट राइट ही राइट, ऑब्लिगेशन। लेकिन पुराने वक्तों में ऑब्लिगेशंस हुआ करते थे। हाँ, डायरेक्टर्स के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो हम देखेंगे चैप्टर 12 के अंदर भी जाके, कि अगर उस कंपनी के मान लो कि वाइंडिंग अप शुरू हो गई हो, डायरेक्टर ने कुछ और वो बोर्ड की तरफ से हो, डायरेक्टर ने कुछ चीजें बना के देनी होती हैं, उनके ऊपर कुछ होती है जिम्मेदारियां। लेकिन जो बंदा डायरेक्टर ना हो, खाली शेयर होल्डर हो, तो भाई रौला ही कौन नहीं उसका, राइट्स हैं, कोई लाइबिलिटी, क्योंकि पैसे उसने दे दिए, सारा कुछ मामला खत्म। ये तो ऐसे ही कोई प्लॉट आपने लिया था, उस प्लॉट अब आपने ले लिया, अब उसके सारी पेमेंट हुई हुई है, तो बस आप मालिक ही हैं और तो कुछ नहीं। अब ऑब्लिगेशन क्या है? राइट ही है। खैर, ये समझ आ गई मेरे बच्चे। जब शेयर ट्रांसफर होते हैं किसी को, तो खाली शेयर ट्रांसफर नहीं, उसके साथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी ट्रांसफर होते हैं। और राइट्स में क्या कुछ शामिल होता है? बोला, मीटिंग अटेंड करने का राइट, डिविडेंड का राइट, मीटिंग में जाके बोलने का राइट, वोट कास्ट करने का राइट, जारी बात है ये सारे मिलेंगे। लेकिन ऑब्लिगेशन क्या होता है? अगर पुराने वक्तों में पार्शली पेड होते थे तो जो भी। हाँ, अब अगली बात, अगर मान लो कि वो पुराने वक्तों में जो पार्शली पेड शेयर हुआ करते थे, हमने इशू किए हुए, हम सब लोग इस सीएफई के शेयर होल्डर हैं, अभी हमने कुछ अमाउंट दिए, हम पुराने वक्तों के हैं, कुछ अमाउंट्स दिए हैं, कुछ अभी देने वाली थी, और कंपनी वाइंड अप हो। अब वो पैसों का जो हमने देने थे उसका क्या है, मौजे हैं, शुक्र अदा करेंगे, शुक्र कंपनी वाइंड अप होगी। अब हमें देने नहीं पड़ेंगे ना, ना देने पड़ते हैं। फिर वो कंपनी जब वाइंड अप होती थी उनसे पैसे मंगवाती थी, लो भैया अपना अपना दो पैसे जो आपकी तरफ शेयर्स के रहते थे। फिर वो कंपनी उस वक्त पैसे मांगती है। मेरे बच्चे, डिविडेंड जो हमेशा मिलता था वो पेड पेड अप कैपिटल पे मिलता था। उसका कॉन्सेप्ट ये होता था, पेड अप कैपिटल, जिसका पे हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे जाके इसको वैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। शेयर इशू किए उन्होंने 1,000, अज्यूम कर लो, ये कहलाया करता था इशूड कैपिटल। 1,000 के 1,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक, तो इशूड कैपिटल कितना था? 10,000। ये इशूड कैपिटल था। पुराने वक्तों में ये अल्फाज बोले जाते थे हमारे दौर में, इशूड कैपिटल। ये 10,000 नहीं मिला, हमें मिला 6,000, और 4,000 क्या है? पेबल है। तो यहाँ पे इशूड कैपिटल कितना है? 10,000। पेड अप कैपिटल कितना हुआ करता था? 6,000। और ये अभी मेरे बच्चे अनपेड पड़ा होता। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता था, डिविडेंड पेड अप शेयर्स के ऊपर ही, पेड अप कैपिटल के ऊपर ही मिला करता था। जो जिसके पैसे नहीं मिले तो कंपनी क्यों दे उसको? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट होते थे। खैर, ये भी पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, फिर अब क्या हुआ इसके खिलाफ। देखो बेटा, ये हमारी ये कोशिश होती है मेरे बच्चे कि जो चीजें आगे हैं ना वो यहाँ पे पूरी डिटेल में पढ़ लें,
ताकि उस वक्त और जितनी दफा नहीं वो चीज हमने डिटेल में ही पढ़नी है, ये नहीं कहना कि ये चीज हमने पहले पढ़ ली है, ना, ताकि वो बार बार चीजें रिपीट होती हैं और हमारा फायदा हो। कहता है व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड द राइट्स एसोसिएटेड विद द शेयर्स, आप बता भी रहा राइट क्या है, द राइट टू रिसीव ए पोर्शन ऑफ एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी आर द राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि दो ही तरह के मामला होते हैं मेनली, एक तो डिविडेंड का और दूसरा जनरल मीटिंग को अटेंड करके उसमें वोट शोट कास्ट करने का। आर ट्रांसफर टू द न्यू ओनर, यानी कि राइट्स की ही बात कर रहा है यहाँ पे, ऑब्लिगेशन की तो बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि ऑब्लिगेशन होते हैं आज के दौर में तो, क्योंकि फुली पेड शेयर होते हैं। फुली पेड शेयर का मतलब क्या है, पहले पूरे पैसे दो फिर ही शेयर मिलेंगे, इसलिए मेरे कोई ऑब्लिगेशन का कोई रौला है ही नहीं। ये वही बेटा परपेचुअल सक्सेशन। ऐसे ही हम पढ़ क्या रहे हैं, वो जो हम ये चीजें शुरू हुई थी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटीज, वो जो 3 चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी, ये उन्हीं के टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या था। उसमें फिर आगे उसने कहा कि शेयर्स का भी थोड़ा सा हम आपको बता दें, क्योंकि उसी से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट हैं शेयर ट्रांसफर वगैरह के। ले बेटा परपेचुअल सक्सेशन क्या डिस्कस किया था, ये शेयर होल्डर जैसे मर्जी चेंज होते जाए, जैसे मर्जी बदलते जाए, कंपनी अपनी जगह पे कायम रहेगी जब तक कंपनी को खुद को हम वाइंड अप ना करें। कंपनी मेरे बच्चे अपनी जगह पे कायम रहती है। अब कहते हैं द चेंज इन ओनरशिप आर इवन द डेथ आर बैंकरप्सी ऑफ ऑनर, एक तो चेंज इन ओनरशिप आर इवन द डेथ बैंकरप्सी, कौन कौन से नहीं इसने लिखे यहाँ पे, गिफ्ट और सेल, वो समझो यहाँ पे उसमें कवर की। द चेंज ऑफ ओनरशिप इन ओनरशिप, चाहे वो गिफ्ट से हो चाहे सेल से हो, या इवन द डेथ, या मर गए, या वो बंदा जो मालिक है वो शेयर होल्डर वो बैंकरप्ट हो गए, नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी एज अपोज टू पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में एक भी बंदा मर जाए या छोड़ के चला जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाती थी, खत्म, लेकिन यहाँ पे वो खत्म नहीं होती। लो बेटा अब आगे बात, वही बात लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ले बेटा कंपनी, यहाँ पर हम 3 लोगों को डिस्कस करेंगे, कंपनी में 3 तरह के लोग, एक तो कंपनी बनाने वाले ऑनर्स जिनको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, एक कंपनी खुद, एक मेरे बच्चे उस कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स। हम 3 लोगों को देखते हैं, कंपनी के 3 लोग मेन हैं, हम इन तीनों लोगों की लायबिलिटीज को देखते हैं कि इनकी लायबिलिटी क्या है कंपनी को लेकर। सबसे पहले तो मेरे बच्चे हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी लायबिलिटी कैसी होती है बोला, लिमिटेड। शेयर होल्डर्स की खुद की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बोला, अज्यूम कर लो एक इन्हीं शेयर होल्डर में से एक मिस्टर ए, उसने इस कंपनी के 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर, कितनी अमाउंट बनती है, 1000 रुपए, और ये 1000 का 1000 उसने पे कर दिया है उस कंपनी, और ये कंपनी मेरे बच्चे इंसॉल्वेंट होगी। जब इंसॉल्वेंट हुई, इसके सर पे अच्छी खासी लायबिलिटी थी, और ये लायबिलिटी उसने कैसे पे करनी थी कंपनी ने, अपने एसेट्स बेच के। अगर एसेट बेच के पूरी ना होती तो अज्यूम कर लो, अगर ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ना होता, वो किन से मांगती, शेयर होल्डर से, चलो भैया बाकी अभी भी लायबिलिटीज हैं पे करो। लेकिन कानून बीच में आ गया, कानून कहता नहीं नहीं रुको, इनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है। उन्होंने कहा कि सर लिमिटेड का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि इस बंदे ने, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं और उसकी कितनी अमाउंट बनती है, 1000। अगर उन्होंने सारा पे कर दिया है तो इनकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक महदूद है। हाँ, अगर पार्शली पेड शेयर होते फिर जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो ले सकते हैं, लेकिन जो अगर आज के दौर में होते ही फुली पेड शेयर है, इसका मतलब ये पे कर चुके होंगे, अब ये मजीद पे करने के लिए लायबल नहीं है। इनकी लायबिलिटी है लेकिन किस तक महदूद है, 1000 तक, और वो तो पहले दे चुके हैं आप। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। लिमिटेड किस हद तक, जितने उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे उसकी अमाउंट तक। अगर वो सारे पे कर दिया है तो इट्स ओके, फिर मजीद कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन अभी पे करने वाले हैं तो फिर कंपनी जब वाइंड अप होती है उस वक्त इनसे पैसे मांगती है, और इन लोगों का उस वक्त नाम होता है कंट्रीब्यूटरी। ये लफ्ज याद रखिएगा, ये जब हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे वहां पे 2-3 तरह के कंट्रीब्यूटरी की डेफिनेशन पढ़नी है। कंट्रीब्यूटरी वो लोग होते हैं जो कंपनी की वाइंडिंग अप के ऊपर, कंपनी के एसेट हम इकट्ठे कर लेते हैं ना लोगों की लायबिलिटी पे करने के लिए, ये अपनी तरफ से ला के पैसे उस वो जो ढेर लगाया होता है ना सारे एसेट इकट्ठे करके हमने कि इससे हम लोगों की लायबिलिटी पे करेंगे, कुछ लोग आते हैं जो उस पैसों के ढेर में अपना इजाफा करते हैं, ला के ऐड करते हैं, सर ये लो, ताकि लोगों की लायबिलिटी पे कर सकें, उनको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी। एक ये लोग होते हैं पार्टिसिपेट शेयर अगर हो, हैं, वो तो है ही ना, वो तो अलग रखो। कंट्रीब्यूटरी ये खास लोग हैं, ये लफ्ज खास है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है उस वक्त। अभी हम पढ़ेंगे गारंटी लिमिटेड कंपनी। गारंटी लिमिटेड कंपनी में लोग गारंटियां दे के मेंबर बनते हैं,
और वो गारंटी की अमाउंट हम पढ़ेंगे, वो वाइंडिंग अप के मौके पे ही मांगते हैं, वो भी कंट्रीब्यूटरी होते हैं। फिर कल हमने एक हल्की सी बात, ये आनी है सारी आगे बातें। फिर कल अगर आपको याद हो, हमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की थी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हमेशा पूरे होने चाहिए। अगर ना हो, इसी चैप्टर के लास्ट के ऊपर जाके डिस्कस करेंगे कि 180 दिनों में पूरे करने हैं। अगर 180 दिनों में पूरे ना हुए तो जितने दिन डिफॉल्ट चलेगा, नहीं 20 दिन वो एग्जाम्पल में था, जितने दिन डिफॉल्ट चलेगा, वो डिफॉल्ट के दौरान जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे उसके लिए वो बंदे खुद ही लायबल होंगे, और कल कंपनी उनसे पैसे मांगेगी, चल भाई ला के दे, ये भी कंट्रीब्यूटरी होता है। वैसे समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। ले बेटा, एक तो हमें पता चल गया कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसी होती है बोला, लिमिटेड। और लिमिटेड किस हद तक होती है बोला, जितने उन्होंने शेयर खरीदे हैं, उसके बाद मजीद इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। मान लो कि कंपनी के सर पे 1 अरब की लायबिलिटी है, उसके टोटल एसेट है मेरे बच्चे 50 करोड़ के, 50 करोड़ अभी भी पड़ा हुआ है, क्या ये शेयर होल्डर ला के देंगे? नहीं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड थी, शेयर्स तक वो पे कर चुके हैं पहले। अभी मजीद ये 50 करोड़ के लिए लायबल नहीं, बल्कि किन का नुकसान हुआ? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर का पैसा यहाँ पे डूब गया। अब मेरे बच्चे अगली बात आएगी, चलो ये तो समझ आ गई, इस कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। अब अगली बात आ गई कंपनी की खुद की। कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ये भी इंसान है, इस इंसान की लायबिलिटी मेरे बच्चे अनलिमिटेड होती है। कंपनी ने इसके सर पे जितनी लायबिलिटीज होती हैं वो सारी पे करनी होती है, चाहे उसको अपने सारे एसेट्स बेचने पड़े। कंपनी ये नहीं कह सकती कि मेरी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, तो कंपनी के सारे एसेट्स बेच बचा के भी अगर लायबिलिटीज बच जाए, फिर वो क्रेडिटर्स की किस्मत। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, इस कंपनी के ऊपर 1 लाख की लायबिलिटी है, और इसने क्रेडिटर्स का, मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये डिफरेंट क्रेडिटर्स हैं, इन क्रेडिटर्स का 1 लाख रुपया देना। इस कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो मिला मिलू के हुए मेरे बच्चे अज्यूम कर लो 60,000। टोटल एसेट्स इसके 60,000 के निकले। अब मेरे बच्चे 40,000 अभी भी पड़ा हुआ। अब ये जो क्रेडिटर्स हैं ये देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ से मिलेगा, तो इनको मुबारक हो, ये कहीं से नहीं मिल, ये इनका डूब गया। कंपनी के पास जो था, कंपनी ने अपना सब कुछ बेच बचा के कुछ नहीं छोड़ा, वो इनको पे कर दिया। वो टोटल कितना बनता था? 60,000। लेकिन 40,000 अभी भी इनका देना है, तो सर वो किनका डूब गया? क्रेडिटर्स का। इसलिए कहते हैं कंपनी के साथ जब डील कर रहे हो बड़े एहतियात से करें। तो लोग करते भी एहतियात हैं, इसलिए कंपनी के साथ जब भी कोई लेन देन करता है उससे सिक्योरिटी लेता है। वो भी हम जाके आगे पूरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7 है, मॉर्गेजेस, चार्जेस, वो सारा कुछ हम देखेंगे। लोग जब कंपनी को डील करते हैं, कोई उधार उधूर देते हैं, इससे लाजमी तौर पे क्या करते हैं? सिक्योरिटी लेते हैं। ले बेटा, कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अब अगली बात आ गई, आखिरी बात आ गई, एक और इंसान जो कंपनी के साथ अटैच होते हैं, वो है कंपनी के डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कैसी हो, क्या लग रहा है, कैसी होती हो? यही सोचें, हो सकती है। मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, तो ऐसा है। कंपनी की खुद की लायबिलिटी, वो कंपनी इंसान है, वो है अनलिमिटेड, यानी कि कंपनी ने लोगों के सब कुछ बेच बचा के लायबिलिटी पे करनी है। उसके बाद आ गई बात डायरेक्टर्स की। तो डायरेक्टर्स, तो मेंबर्स हमने इसीलिए तो कहा था ओनरशिप एंड डायरेक्टर, ये जो भी है मैनेजमेंट, ये दोनों लहरा है। शेयर होल्डर ही है, डायरेक्टर है, उसके बावजूद शेयर होल्डर के तौर पे तो लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन डायरेक्टर के तौर पे अब क्या होगा? वो लहरा है, तो दोनों दोनों को लहरा ट्रीट कर। अब कानून कहता है कि डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती, नो लायबिलिटी, लेकिन कंडीशन है, अगर ये अपनी औकात में काम करेंगे। औकात क्या है इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, वो होगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अगर ये कंपनी अपने जो डायरेक्टर हैं कंपनी को मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक चला रहे हैं, अपनी जो इनको अथॉरिटी, हमने आर्टिकल्स में अथॉरिटी देते हैं, जो अथॉरिटी हमने इनको दी होती है उस अथॉरिटी में रहते हुए काम करें, और अगर वो चीज गलत भी हो जाए और कंपनी का नुकसान भी हो जाए, डायरेक्टर कभी जिम्मेदार नहीं। अगर वो अथॉरिटी में रहते हुए, और अथॉरिटी कहां पे दी जाती है इनको? आर्टिकल्स के अंदर, पढ़ेंगे इसको, चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम और आर्टिकल ही है। अगर डायरेक्टर्स आर्टिकल्स के तहत जो उनको अथॉरिटी मिली उसके मुताबिक काम कर रहे हो, उससे कंपनी को नुकसान भी हो जाए, कंपनी डूब जाए, जो मर्जी हो जाए, डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर उन्होंने अथॉरिटी से तजावज किया, जितना तजावज करेंगे उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल। अब जस्ट एग्जांपल, आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी के डायरेक्टर जब भी उधार लेंगे ना, मैक्सिमम 10 मिलियन तक उधार ले सकते हैं, इससे ज्यादा उधार नहीं लेंगे। यानी कि ये मैक्सिमम कहां तक इनकी लिमिट है उधार की? 10 मिलियन तक। अब ये आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ था। अब हुआ क्या कि डायरेक्टर एक बैंक में गए और बैंक से जाके 15 मिलियन का उधार ले लिया। बैंक भी पागल था, उसने देखा ही नहीं कि इनकी औकात क्या है। देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिम्मेदार होती है इस तरह के मामला में, तो कंपनी कहां से पे करेगी?
हैं, वो उसके एसेट भी देखें, लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल्स भी देखने चाहिए उनको कि ये जो लोग हैं ये अपनी औकात के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। खैर, तो कंपनी ने, उसने बैंक ने क्या किया, उसको 15 मिलियन का लोन दे दिया डायरेक्टर्स। अब हुआ क्या कि मेरे बच्चे, इनकी औकात कितनी थी, 10 मिलियन की, उधार ले कितने ने लिया, 15 मिलियन, और कंपनी मान लो कि दिवालिया होगी, उसके बाद खत्म होगी। अब जो कंपनी बैंक को पे करेगी वो मैक्सिमम 10 मिलियन ही है, उससे ज्यादा कंपनी पे करने के लिए लायबल नहीं है। ये जो 5 मिलियन है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये डायरेक्टर्स। क्योंकि कंपनी कहती है मैं क्यों जिम्मेदार, मैं कंपनी, वैसे भी कंपनी जिम्मेदार होती है हर उस काम के लिए जो मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उसको चलाने के लिए हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाए होते हैं, और जो चीज मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक हो रही हो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर से आगे पढ़ेंगे ना। ना ना, डायरेक्टर में कोई कुछ गलत कर रहा हो तो जाहिर बात है वो सबका ही गलत होता है, कोई सही कर रहा हो तो सबका सही होता है, ये पढ़ेंगे आगे जाके। उसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि वहां पे इस टॉपिक में है एक, उसमें है वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। टॉपिक तो मेरा ख्याल है कि किसी खास भी नहीं, लेदर हेडिंग है एक छोटी सी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, शुरू के अंदर, वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। कि डायरेक्टर अपने आप को कभी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते, ये नहीं कह सकते कि मेरा हिस्सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डायरेक्टर क्या करते हैं, हम मान लो कि हम लोग सीएफई के डायरेक्टर हैं, हमने क्या कर लिया, आपको अकाउंट्स दे दिया, इनको एचआर दे दिया, इनको मार्केटिंग दे दिया, मैंने भी कोई डिपार्टमेंट ले लिया, ऐसे ही आपस में बांट के करते हैं। मान लो कि किसी एक डिपार्टमेंट में काम खराब हो रहा है, अब डायरेक्टर ये नहीं कह सकते राणा साहब वाला डिपार्टमेंट खराब है, हमारा सही है। ना ना, अगर गलत हुआ तो सारे जिम्मेदार, अगर सही हुआ तो सबको उसकी शाबाशी मिलेगी। तो डायरेक्टर फिलहाल ये सारे जिम्मेदार होते हैं। ले बेटा, दोबारा देखिएगा, क्या डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी होती है कंपनी के मामलों के लिए? नो लायबिलिटी। हाँ होती है, अगर वो अपनी औकात से बाहर का, और औकात कहां पे लिखी होती है, आर्टिकल्स के अंदर। अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया जो उनकी अथॉरिटी से तजावज कर रहे हो, तो मेरे ख्याल अथॉरिटी से तजावज किए हुए काम के लिए वो खुद पर्सनली लायबल होंगे। अदरवाइज कंपनी के किसी मामले के लिए डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, तो नो लायबिलिटी। तो 3 तरह के लोग, उनकी लायबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, शेयर होल्डर की, लिमिटेड। और लिमिटेड कहां तक बोला, जितना को उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उसकी अमाउंट तक। उसके बाद कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड। उसके बाद कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स की लायबिलिटी नो लायबिलिटी, लेकिन हाँ, अगर अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, अगर अथॉरिटी से तजावज करें उसके लिए वो खुद जिम्मेदार, कंपनी जिम्मेदार नहीं। हाँ वो लगा बात है, हर चीज की रेटिफिकेशन होती है यहाँ पे। बात को डायरेक्टर कंपनी के लिए कोई तजावज 15 मिलियन का लोन ले लिया है, तो उन्होंने शेयर होल्डर ने कहा कि भैया ये तो तुम लोगों की खुद की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि सर अगर ना लेते लोन तो दिवालिया हो जाना था हमने। ये तो फिर आपने कंपनी के लिए नेकी की है ना। तो फिर कंपनी अक्सर ये काम क्या करती है, अगर डायरेक्टर अपनी औकात से बाहर काम करते भी है ना, तो वो रेटिफाई कर दिया करते हैं। याद है वो आपने बचपन में बी लॉ पढ़ा था, प्रिंसिपल और एजेंट। तो एजेंट ने जिस तरह प्रिंसिपल ने कहा उस तरह काम करना होता है, लेकिन अगर वो तजावज कर भी दे तो प्रिंसिपल चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकता है। तो फिर उसके लिए जाहिर बात है उस एजेंट की कोई जिम्मेदारी सेम ये नहीं करना पड़ेगा आर्टिकल। नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है हमने मान लिया, आपने जो भी किया आर्टिकल को चेंज करने की जरूरत, फिर समझ लो कि ऑटोमेटिकली इम्प्लॉयड अथॉरिटी मिल गई अब उनको, इम्प्लॉयडली उनको समझ लो कि अथॉरिटी मिल गई, चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर लें, लेकिन इम्प्लॉयडली हो गया, समझ आ गया कि अब ये थोड़ी सी, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत में हम बैठे हैं, पहले दूसरे सफे पे बहुत कुछ है आगे, जो बहुत कुछ इतना भी नहीं इंशाल्लाह। मैंने कहा था कि क्लास में ही काफ़ी है, आधा पौना घंटा जाके देख लिया करें, बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, ग्रुप ए का कोई पेपर ना छोड़िएगा। क्योंकि इस दफ़ा सीलो में मैं भी सोच रहा होता हूँ ना कि सीला में हुआ क्या है इस दफ़ा। सीलो में यही हुआ कि सब लोगों का ग्रुप ए पे फोकस है। पहले जो बच्चा बीलो पढ़ता था वो सीलो भी रख लिया करता था, इस दफ़ा कोई वो नहीं रख रहा। वो कहता कि अगर मैंने 4 रखने हैं तो मैं ग्रुप ए रखूंगा ताकि ग्रुप ए पास करूँ। तो सी लॉ को पास करने का इस फिलहाल अगर ग्रुप ए का पेपर छोड़ के मैं सी लॉ कर रहा हूँ तो उसका फायदा, मैंने पहले दिन भी तो यही कहा था ना, उसके बाद 2-4 तो आए ही नहीं है, उनको फायदा को नहीं ना। मेरे बच्चे यहाँ पे ये थोड़ी है कि मैं अपना सोचूं, मैं तो बच्चों का है अगर उन बच्चों का बेचारों का नुकसान हो रहा हो, अगर ग्रुप ए करके आपका एक नया पेपर बिल्कुल आने वाला वो एग्जाम्प्ट हो सकता है, तो मेरे बच्चे सिर्फ 2.5 पेपर रह जाएंगे पीछे। जिसका ग्रुप ए पास हो गया उसके पीछे सिर्फ 2.5 पेपर रह जाएंगे। ऐसे ही है ना, सी लॉ आधा, FAR 2 और उसके बाद MFA, सॉरी 3.5, सॉरी 2.5 नहीं 3.5, तो 3.5 पेपर आ जाएंगे उसके। तो ये मामला होगा उसका। नहीं बेटा, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी गौर से पढ़नी है चीजें। लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाई टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी
लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ किसके लिए होती है? कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी अपने ऊपर, उसके ऊपर ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। ए कंपनी इज फुल्ली लायबल फॉर ऑल इट्स डेट्स एंड अदर लायबिलिटी जस्ट एज एनी अदर पर्सन इज फुल्ली लायबल। जैसे आम लोग वो करते हैं ना, सोल ट्रेडर का कारोबार ही उस तरह कह रही। कंपनी का कारोबार कंपनी के लिए सोल ट्रेडर ही होता है कि कंपनी इंसान है, वो अपने कारोबार की मालिक है, उस कारोबार में जितना नुकसान हो रहा होगा, लायबिलिटी होंगी, वो कंपनी खुद पे करेगी। और कहां से पे करेगी? अपने एसेट्स बेच के। यानी कि यहां पे हमने क्या कर दिया था? सेपरेट कर दिया था इन दोनों को। अब ये कंपनी है, ये कंपनी समझ लो, इस जो भी इसका कारोबार है इस कंपनी का, उस कारोबार के लिए ये क्या है? सोल ट्रेडर है, अकेली मालिक है। और इसकी लायबिलिटी कौन पे करेगी? ये खुद ही पे करेगी। जस्ट एज अदर पर्सन इज फुली लायबल फॉर द डेट्स दैट ही और शी इनकर। उसके बाद आ जाती है बात लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। और अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी, लेकिन अगर औकात में काम, उसे तजावुज करेंगे तो फिर लायबिलिटी होगी। डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, उसे अदर ऑफिसर्स को भी कवर कर दिया। अब ऑफिसर्स को हम सोचते हैं, परेशान होते हैं, क्या होता है? उसे डेफिनेशन दे रखी, बिल्कुल अभी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ, खाली सीओ नहीं। इसी चैप्टर के आगे थोड़ा सा जाएंगे तो ऑफिसर की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर हमने ऑफिसर उन्हीं को मानना है जो डिफाइन कर दिया इसने। फिर हमने अपनी तरफ से किसी को ऑफिसर नहीं बीच में ऐड करना, वही ऑफिसर होंगे जो उस डेफिनेशन के अंदर दिए होंगे। देखो कहता डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी कि अपने जो कानूनी तौर पे और जो पावर्स हैं उसके अंदर काम कर रहे हो, दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि उसने यहाँ पे वो चीज कवर कर दी, ये एक्सेप्शन। ये प्रोवाइडर जहाँ पे लफ्ज़ लिखा हो ना, प्रोवाइडर लिखा हो, ये एक्चुअली एक्सेप्शन होता है। अब वो कह सकता है डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती कंपनी के मामला के लिए। अच्छा, इसके एक्सेप्शन बताओ। अगर वो एक्सेप्शन पूछ ले आपसे, फिर ये बताना मेरे बच्चे आपने एक्सेप्शन क्या है? प्रोवाइडर दे एक्ट विद इन देयर पावर। ये मतलब पावर के अंदर उन्होंने काम किया, फिर तो कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन पावर से तजावुज किया तो फिर वो लायबल होंगे। क्या कोई मान लो कि एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जारी बात है कि जैसे आर्टिकल्स हैं वो कानून बन जाते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये कानून होते हैं, जिसके मुताबिक हम, हाँ, बाई लॉज ही होते हैं, जिसके मुताबिक कंपनी ने चलाना, कंपनी को चलाना। नहीं बेटा, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ये तो हमें पता, लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। कहता है ऑन, और देखो उसको कहना पड़ रहा है द कांसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई टू द ओनर्स ऑफ ए कंपनी, सिर्फ इन पर अप्लाई होती है। द लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ ए कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। और वो जो मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, किस शक्ल में करते हैं? मतलब शेयर्स की शक्ल। ये नहीं कि मान लो कि शेयर्स के अलावा उन्होंने कोई उधार दे रखा है या कुछ और दे रखा है, कि उसकी बात नहीं हो रही होती, ये सिर्फ शेयर्स की बात हो रही होती है इन द कंपनी। एंड दे डोंट हैव टू पे एनी अदर अमाउंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। बस वो जो शेयर्स का पैसा वही पे करना है, उसके अलावा अगर वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए और इनको उसके सर पे लायबिलिटी ज्यादा हो, उसके एसेट्स पूरे ना हो रहे हो, तो वो इनसे पैसा नहीं मांग सकते। लो बेटा, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो टॉपिक लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्शली पेड शेयर्स। अगरचे ये नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे कहीं ना कहीं जिक्र तो आ ही जाता है ना, वो पुराने वक्तों के जिक्र लोग करते तो हैं, बुजुर्ग लोग हैं। जब मैं बुजुर्ग हूं मैं तो बात करूंगा, हैं, तो इसीलिए किताब को मुनासिब लगा कि हम इसका जिक्र कर दें। तो बेटा वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इस कंपनी के 100 शेयर मिस्टर ए ने खरीदे हुए थे। चलो 1000 कर लो, 10 रुपए का एक शेयर था, कितनी अमाउंट बनती थी? 10,000, जो इसने पे करना। हमने कहा कि इसने पे एक्चुअली कितना किया? 6,000, और 4,000 अभी इसका पे करने वाला रहता है, ये पेबल। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्शली पेड शेयर। फिर यहाँ पे मेरे बच्चे इस मेंबर की क्या अब ये कंपनी को किसी चीज के लायबल नहीं है? अभी नहीं है। और कितने के लिए लायबल है? 4,000 के लिए। यानी कि पार्शली पेड शेयर में जितना पैसा अभी पेबल है उसके लिए वो मेंबर लायबल है। हाँ, जब वो पे कर देगा उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? 10,000 तक, जहां तक लिमिटेड है, इससे ज्यादा नहीं वो उसने पे करना। और जब वो पूरा पे हो जाएगा, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी। अब वो मेंबर का बता रहा है, यानी कि मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये उसकी एक्सेप्शन। आप पेपर में पूछ सकते हैं, मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। अच्छा, एक्सेप्शन बताओ। अब वहां के सर ने तो डायरेक्टर का बताया था कि डायरेक्टर अगर अथॉरिटी से तजावुज करेंगे तो फिर उनकी लायबिलिटी होगी, तो इनका तो बताया नहीं। सर भी कमाल करते हैं। अब तो नहीं मैं पढ़ूंगा दोबारा उनसे जाके, मैं पागल हूं? पढ़ना तो पढ़ना, अब आता तो है नहीं। नहीं नहीं, सब कुछ किताब में लिखा हुआ, बिलीव में। और किताब से बाहर आई कैप नहीं पूछता। तो इसलिए मेरे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से हर चीज, मैंने इसलिए आपको कहा था, मेन मकसद पता क्या होता है? पढ़ाते वक्त आपकी थोड़ी सी तवज्जो दिला। पढ़ना कोई थ्योरी है ना, थ्योरी का तो कोई उर्दू तर्जमा ही करना है, क्या अंग्रेजी का तर्जमा नहीं हमें आता?
बिल्कुल आता है, और I2B के अंदर थोड़ा बहुत तो माशाल्लाह आपने चीजें पढ़ी हैं, और इन एरियाज को मैंने कोशिश की थी उस वक्त इतना अच्छा पढ़ाने की कि आगे जाके काम आए, जो आगे जाके आने थे। वो मशीनें चलाने वाला मैंने ही पढ़ाया था, मैंने आप मशीनें कैसे चलती हैं, वो एक दफा मैंने बड़ी मेहनत करके तैयार किया लेक्चर, और मैंने रिकॉर्ड करा दिया। मैंने कहा कि आज के बाद इनको नहीं करना, ये तो फजूल है। मतलब पूछे बच्चे जब इंशाल्लाह बड़े होंगे, जाएंगे वहां पे फैसलाबाद आर्टिकल्स के ऊपर, उस पे मान लो के ऑडिट के ऊपर, तो खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह, देख लेंगे मशीनें मशीनें। बाबे बैठे हुए हैं, सिलेबस सिलेबस बना के दे देते हैं आपको, जैसा उनका मन करता है। सब्जेक्ट बिला वजह ऐड करना होता है। अभी तो मर्ज किया है ना दोनों को, अब इस तरह की। अच्छा, जो चैप्टर अब उड़ा के आई कैप इकोनॉमिक्स के साथ I2B को मर्ज करेगा, इन बेशर्मों ने वो गलत ऐड किए हुए थे। मतलब अब उनके बगैर भी तो गुजारा होना ना। तो अब देखिएगा वो कौन से चैप्टर उड़ाए हैं इन्होंने, जो अब ऐड ही नहीं किए उसके अंदर। वो पक्की बात है, फजूल थे। बात हुई ना सर, एक अदालत एक दरिया को नायल करा देती है, 4 साल बाद उसको ऐड करा देती है। सेम सेम। देखना, मैं कह रहा हूँ कि बड़े सारे चैप्टर्स हैं वो, लेकिन यहाँ से जो चैप्टर उड़ाया है ना कंपनी लॉ से, वो बड़ा गलत है। वाइंडिंग अप, ये बच्चे को पास करवाता है चैप्टर नंबर 12, आसान चैप्टर, रट्टे वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है, और 15 से 20 नंबर का, कम से कम उसकी वेटेज 15 से 20 नंबर है, कम से कम 15 नंबर का आना ही आना, और 20 नंबर तक। आप, लेकिन आप लोग क्यों परेशान हो? आप लोगों के लिए तो यही है ना। ले बेटा, कहता देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी, यानी कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मजीद लायबिलिटी नहीं होती। इसकी एक्सेप्शन क्या है? बट ओनली व्हेन द शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी हैव नॉट येट बीन फुली पेड। ये तभी होता है जब कंपनी के शेयर्स पार्शली पेड इन्होंने खरीदे हों और अभी पूरी अमाउंट पे ना की हो, लेकिन वैसे हमने डिस्कस कर लीजिए आज के दौर में नहीं होती। हाउ क्रेडिटर्स आर मार्क्ड, अभी हमने डिस्कस किया, कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी पूरी करेगी वो कैसे पूरी करेगी? लोगों की कैसे पे करेगी? अपने एसेट बेच के। लेकिन एसेट बेच के भी लायबिलिटी पे ना हो तो फिर मान लो कि आप सब लोग CFE के क्रेडिटर्स हो, अभी हमने डिस्कस किया था, आपका CFE ने 1 मिलियन पे करना है, 1 मिलियन आप CFE के क्रेडिटर्स हो, इन क्रेडिटर्स का पे करना है, और CFE मेरे बच्चे अज्यूम कर लो दिवालिया हो गया, और इसके टोटल जो एसेट्स हैं मिला मिलू के वो बने मेरे बच्चे 4 लाख रुपए के। 4 लाख के CFE के टोटल एसेट्स हैं जो यहाँ पे पड़े हुए, जिनको बेच के CFE इनको पे करेगा। CFE ने क्या किया, इनको बेचा 4 लाख के एसेट्स को और इनको पे कर दिया। अब इनका मेरे बच्चे था 10 लाख रुपया, इनका था 10 लाख रुपया, और CFE ने क्या किया, इनको 4 लाख रुपया पे कर दिया। अभी भी मेरे बच्चे 6 लाख रुपया इनका पे करने वाला रहता। अब वो मांग रहे हैं, लेकिन किससे मांगे? कंपनी ने जो बेचना बचाना, वो कहे, कंपनी कहेगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जो था मैंने दे दिया। वो कहते तुम्हारे मालिक कहाँ पे हैं? वो कहते खबरदार उधर नहीं जाना। चले भी गए, मालिक कह देंगे भैया हमारी लायबिलिटी कैसी है, वो तो लिमिटेड थी, हमने तो दे दिया था हमारे शेयर्स का जितना बनता था, अब हम मजीद हम लायबल नहीं है। वो कहेंगे यार हम फंस कैसे गए? अब क्रेडिटर्स भी तो देखेंगे ना, उसका जिसका 6 लाख रुपया डूब गया है, कहेंगे यार हम कैसे फंस गए, मैं तो बड़ा अकलमंद था, इसकी क्यों बातों में आ गए? तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे याद करें, हमने डिस्कस किया था, कंपनी के नाम भी इंसानों की तरह रखे होते हैं। नवीद प्राइवेट लिमिटेड हमने जैसे कहा था, कोई अपनी बेटियों के नाम पे, बेटों के नाम पे, इस तरह करके कंपनियां बनाई होती, बजाय तो इंसान नजर आ रही होती हैं। लेकिन मेरे बच्चे कंपनी की निशानी क्या होती है कि ये लिमिटेड का लफ्ज लाजमी है, कि कंपनी अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड, लेकिन वही कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो। अच्छा, कोई ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, फिर उसमें लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर कंपनी पे नहीं कर सकेगी, कौन पे करेंगे? मालिक, रौला ही कौन? ये बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह हो, तो फिर लिमिटेड लिखे ना लिखे, फंसेंगे मेंबर तो रौला ही मुक्का। तो अनलिमिटेड में लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर लिमिटेड है वहां पे, क्योंकि कंपनी के एसेट से ही लायबिलिटी पे होनी है, मालिक जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वहां पे कह दिया गया लाजमी तौर पे कंपनी गैर कानूनी काम करेगी अगर लफ्ज लिमिटेड नहीं लिखे। ध्यान रखोगे? तो कैसे वार्न करेंगे क्रेडिटर्स को कि जब भी वो किसी को उधार दे रहे हो, उधार पे सामान दे रहे हो, वो देखें उसका नाम क्या है। अगर नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखा रहा है तो ध्यान रखें ये एक कंपनी है, और कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपने एसेट बेच के आपको पैसे देगी। मजीद अगर वो एसेट बेच के पूरे ना हुए तो फिर आपके पैसे डूबेंगे, आप उसके मालिकों को नहीं पकड़ सकते, मालिकों से पैसा रिकवर। लेकिन पार्टनरशिप में आपको पता है ऐसे होता है, पार्टनरशिप के बिजनेस से पैसे ना हो तो मालिकों की तरफ चल जाते हैं। फिर मालिक है उनके पास भी कुछ ना हो तो कम से कम एक इंसान होते हैं सामने, उनको पकड़ा, उनको गिरेबान से पकड़ा, घसीटा घसूटा, चपेड़े मारी, दिल को तसल्ली हुई, रोला मुक्का। लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, भुट्टो है, ये तो नजर भी नहीं आती, किसका गिरेबान पकड़ोगे? हाँ, रुल गए बस, जितने पैसे गए वो गए। कारोबार का नाम अहमियत लिमिटेड रख ले। कंपनी तभी बनती है जब वो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। अगर उसके बगैर रजिस्टर्ड किए बगैर आप अपने जैसे CFE लिमिटेड हमने ऐसे ही रखे बैठे,
ये हमने रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। ये मेरे बच्चे एक आम बिजनेस है, या तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप। मालिक एक है तो सोल ट्रेडर है, अगर पार्टनर है तो ये जस्ट पार्टनरशिप है, ये कंपनी नहीं है। तो रजिस्टर्ड होगा, सर्टिफिकेट होगा, सारा कुछ होता है उसका। नहीं बेटा, द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी, और ये याद रखना, ये लिमिटेड किस कंपनी के साथ, लिमिटेड लायबिलिटी वाले के साथ। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी किसकी हो, मेंबर्स की। अगर है ही अनलिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की, फिर लिमिटेड का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। यानी कि जब भी लफ्ज लिमिटेड लिखा आएगा तो जो भी बंदा डील कर रहा होगा ना, क्योंकि लाजमी कंपनी ने, मैं कह रहा हूं, हो ही नहीं सकता कंपनी अपना नाम लिखे और उसके साथ वर्ड लिमिटेड यूज ना करे, हो ही नहीं सकता। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, मैंने आपको बताया था, जब आप नौकरी करेंगे इंशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, तो ये बस्ता किसका पड़ा हुआ मुझे लग रहा है, या तो इमरान शाह साहब की सुबह क्लास हुई, उसके बाद मेरी। आज क्लास में, इमरान शाह साहब की क्लास नहीं थी? आज आपकी टैक्स की नाम अच्छा। कल बताया नहीं, आज आपकी। अच्छा, बड़ी बात है। फिर भी बच्चे लॉ में, बी लॉ में इतने कैसे आगे थे टैक्स के छुट्टी के बाद भी? ये हैरानगी वाली बात है, क्योंकि नहीं, वो यकीन नहीं, नहीं, अल्लाह माफ करे, जो बच्चों को पता है ना कि सर लिंक भेज देंगे, रौले को नहीं। हम कौन सा कोई अपने लिहाज से चल रहे होते हैं, हम तो बच्चे की मान रहे होते हैं। मेन तो यही होता है कि बस बच्चा पास पूस कर ले, अल्लाह करे। ये थोड़ी है कि बच्चे को खुदा ना खासा तंग करके सोशल मीडिया पे अपनी वाट लगवाओ। ले बेटा, कहता है कि दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम। अगर तो प्राइवेट हो तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर मेरे बच्चे वो पब्लिक हो तो आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें पूरा तरीकाकार सिखाया जाएगा नाम कैसे लिखना है। पब्लिक हो तो फिर मेरे बच्चे जस्ट लिमिटेड लिखा रहा हो, जैसे CFE। अगर प्राइवेट है तो फिर प्राइवेट लिख कर आगे लिमिटेड लिखेंगे। अगर CFE पब्लिक है तो CFE लिमिटेड, बस इस तरह लिखा रहा। देखेंगे सिखाएगा वो पूरे का पूरा। It is also why public company in Pakistan are required to include the word, अच्छा आगे लिख रखा है। तो अगर पब्लिक है तो खाली लिमिटेड, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह। अब प्राइवेट और पब्लिक होती क्या है, ये इंशाल्लाह अभी हम इसी चैप्टर में हाँ सीखेंगे। इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे कौन सी कंपनी प्राइवेट होती है और कौन सी पब्लिक होती है। सही वाली डेफिनेशन सब कुछ आपको डिटेल में बताएगा। बेटा, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, कंपनी जब बन गई ये किस कानून के तहत चलाई जाती है, यानी कि कंपनियां किस कानून के तहत हम बनाते और चलाते हैं, अब वो हमने देखना है। बेटा, एक हायरार्की होगी जो थोड़ी सी, जो हमें इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके मिलेगी। लेकिन जो कंपनीज को चलाने का सबसे मेन कानून है कंपनीज को चलाने का, वो है कंपनी एक्ट 2017। ये सबसे मेन कानून है जो कंपनीज को चलाने के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, बनाने और चलाने के लिए मेन। इसी कानून के तहत मेरे बच्चे आगे हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है मेमोरेंडम। ये मातहत होता है कंपनी एक्ट 2017 का। लेकिन जब ये मेमोरेंडम में जो चीजें हम लिख देते हैं वो भी कंपनी के लिए कानून बन जाती हैं, फिर कंपनी ने लाजमी तौर पे मेमोरेंडम में लिखी हुई बातों को पूरा करना, फॉलो करना कानून की तरह। फिर इन्हीं दो डॉक्यूमेंट के मातहत मेरे बच्चे एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसका नाम होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में कंपनी को चलाने के रूल्स एंड, अब पढ़ेंगे। ये जो मेमोरेंडम होता है ना, ये कंपनी बनाता है, याद है हमने I2B के अंदर डिस्कस किया था। ये कंपनी बनाता है, ये चलाने में इसकी कोई नहीं, ये तो एक सफे का 4-5 बातें होती है इसके अंदर, 6-7। मेन जो कंपनी चलाता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बाय लॉज। तो ये जो आर्टिकल्स होता है ये इन दोनों का मातहत होता है, यानी कि आर्टिकल में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने लिखे हैं उसमें कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखा जिसकी कंपनी एक्ट इजाजत ना देता हो या जो मेमोरेंडम के खिलाफ। तो हम क्या करते हैं, अभी तक ये सारे आ गए। उसके बाद इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के तहत कंपनी क्या करती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कर सकती जिसकी आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और कंपनी एक्ट इजाजत ना देते हैं, कंपनी को करने की इजाजत नहीं है। फिर आगे जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर कंपनी के लोग बैठ के रेजोल्यूशन पास करते हैं। कंपनी कभी कोई ऐसी रेजोल्यूशन मीटिंग में बैठ के पास नहीं कर सकती, ना डायरेक्टर्स की ना मेंबर्स की, जो कॉन्ट्रैक्ट के, किसी कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हो, जो आर्टिकल के, मेमोरेंडम के और एक्ट के खिलाफ। तो ये एक हायरार्की है जो आगे लिखी आ जाएगी, ये मैंने कोई खुद से नहीं लिखी, ये आपकी किताब के अंदर ही है कि ये मेरे बच्चे। और लेकिन अभी यहाँ पे जो जिक्र करेगा वो सिर्फ इन 3 का, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी। वो कौन से कवानीन हैं जिनके तहत कंपनी चलाई जाती है, कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ये कवानीन हैं जिनके तहत कंपनी चलाते हैं। आगे थोड़ा सा जाके फिर उसको ख्याल आएगा कि शायद जब मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ रहे होंगे कि ये भी चीजें हैं। बेटा, रेलिवेंट लॉज कौन से हैं, कंपनीज आर क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस। खाली नाम लिखने से कंपनी नहीं बनती, ऐसे ही ना लिमिटेड का नाम लिख लेने से कंपनी नहीं बनती। कहता है क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और लॉ कौन सा है, कंपनी एक्ट 2017। अच्छा, एक और चीज दिमाग में रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे ना एक कल इंशाल्लाह मंडे को,
कि कंपनी की तरह के कोई और इदारे भी होते हैं, हाँ, वो भी ध्यान रखना। यानी कि हर ऐसा इदारा जिसमें ये मालिक हो और ये वो इदारा हो और वो इदारा मालिकों से अलहदा हो और उस इदारे को चलाने के लिए अलहदा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो और ये सारा कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसा हो। वो जो 3 अभी हमने पढ़े थे कॉन्सिक्वेंशियल सेपरेट पर्सनैलिटी वाले हैं, यहाँ पे वो तीनों लिमिटेड लायबिलिटी भी हो, परपेचुअल सक्सेशन भी हो, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, इस तरह के सारे मामला कुछ और इदारों में भी होंगे और वो कंपनी नहीं होंगे, तो वो भी हमने अभी पढ़ने हैं। तो फिर उनको क्या बोलेंगे, उसके लिए हम एक लफ्ज रख लेंगे बॉडी कॉर्पोरेट का, वो इसमें आया करेंगे अभी कल या परसों इंशाल्लाह, कल तो नहीं, परसों इंशाल्लाह उसकी डेफिनेशन आएगी। तो बेटा यानी कि कंपनी की तरह के कुछ और इदारे भी होते, लेकिन वो कंपनी नहीं कहला। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी किन कवानीन के तहत चलाई जाती है, रेलिवेंट लॉज कौन से हैं। एक हमें पता चल गया कंपनी एक्ट 2017, और दूसरा लॉ कौन सा है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन एक बात यहाँ पे अब ध्यान रखनी है आपने, ये जो मेमोरेंडम होता है ना, ये कंपनी की शिनाख्त होता है। इसको हम कंपनी का वैसे अगर बोले तो शायद आईडी कार्ड भी कहें, यानी कि जिस तरह हमारी शिनाख्त होती है ना दुनिया के अंदर, हम दुनिया के ऊपर आ गए, अब हमारी कोई ना कोई शिनाख्त तो है। अब शिनाख्त के लिए मेरे बच्चे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल हमारा आईडी कार्ड। इसी तरह कंपनी का भी आईडी कार्ड होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन उसका आईडी कार्ड है, वो होता है मेमोरेंडम। ये दुनिया को शिनाख्त, अगर कोई बंदा ये जानना चाहते हैं ये कंपनी क्या है, हम उसको क्या देंगे, मेमोरेंडम, उसको समझ आ जाएगी कंपनी क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, इसके बनाने वाले कौन से हैं, इसका पेड अप कैपिटल यानी कि इसका ऑथोराइज कैपिटल कितना है, ये इसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, इसका कारोबार क्या है, इस तरह की जो मेन बातें वो सारी की सारी कहाँ पे लिखी होती हैं, मेमोरेंडम के अंदर। ये आर्टिकल में नहीं लिखी होती। इसलिए मेरे बच्चे आप अल्फाज देखना, कहते हैं कंपनी मस्ट ऑप्शन नहीं है। कानून के अंदर में अभी लॉ के अंदर भी लॉ में भी बता रहा था, ये मस्ट का लफ्ज इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहमियत होती है इसकी, यानी कि इसके अलावा आप सोच ही नहीं सकते कुछ भी। एक कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कंपनी बन ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक उसके आर्टिकल ये मेमोरेंडम ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज कॉल्ड मेमोरेंडम एसोसिएशन। अब एक बात और कर दी, ये जो मेमोरेंडम है ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, यानी कि बाहर के लोगों को कंपनी के बारे में बता रहा होता है। ये कंपनी चलाने में आपकी मदद नहीं कर रहा होता इंटरनल लोगों, लेकिन बाहर के लोगों को बता रहा होता है ये कंपनी है क्या। तो ये कहता है कि किन को फोकस करता है मेमोरेंडम, ये खास तौर पे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। अब वो पढ़ लिए ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, अब कम से कम आपको लग रहा होगा फजूल टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टेक होल्डर्स का, कोई फायदा ही क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्टेड स्टेक होल्डर, आपने सर क्यों हमें पढ़ा रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो हमारा इंपॉर्टेंट टाइम। अब आपको समझ आ रही होगी भैया एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन से थे वाला। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा आ गया कानून, आर्टिकल आर्टिकल अच्छा, मेमोरेंडम के नाम भी हैं कुछ। मेमोरेंडम एसोसिएशन को मेरे हम क्या कह सकते हैं, एक आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं, जब तक जाए वहां पे हमें पहले पता हो। इसको मेमोरेंडम एसोसिएशन भी कह सकते हैं और प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। और आपको पता है वैसे सादा हम एमओए लिख दिया करते हैं, मेमोरेंडम कह दो या प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कह दो। अब ये जो आर्टिकल्स हैं इनके भी नाम हैं, इसको चाहे आर्टिकल एसोसिएशन कह दो चाहे बाई लॉज कह। अभी आ जाएगा एक आधे वीक के अंदर नोटिफिकेशन आई कैप नई स्कीम का, तो उसमें यही लिखा होगा कि आई कैप ने अपनी फलानी काउंसिल मीटिंग के अंदर बैठ के आई कैप के बाई लॉज में ये चेंज किया है और अब ये हमने वो इम्प्लीमेंट कर दी। यानी कि आई कैप को जो चलाया जाता है वो आर्टिकल्स के मुताबिक चलाया जाता है, और आई कैप के जो आर्टिकल्स हैं वो किस नाम से, बाई लॉज बोल दो या आर्टिकल्स बोल दो, एक ही बात है। तो आर्टिकल एसोसिएशन और बाई लॉज इसमें होता क्या, कंपनी को चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर लिखे होते, कंपनी को चलाने के, बनाने के नहीं, ये बनाने में कोई इसका किरदार नहीं होता, ये कंपनी को चलाने में सिर्फ मदद करता है आपकी। है bylaws which focus on internal procedures of a company are called article। इसका मतलब ये इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ये सारे लोग, ये मेरे बच्चे ये उनको प्रोसीजर बता रहा होता है ये कंपनी को चलाना कैसे है, यानी कि ये इंटरनली फोकस होता है और मेमोरेंडम एक्सटर्नली फोकस होता है। ध्यान रखना है, पेपर के अंदर पूछ सकता है बताओ इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट इंटरनली फोकस होता है, कौन सा एक्सटर्नली फोकस होता है। नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हो, मान लो मेमोरेंडम हो, आर्टिकल हो, कंपनी लॉ हो, उस रेजोल्यूशन हो, तो वो ध्यान रखिएगा जरा। मेमोरेंडम एक्सटर्नली फोकस और आर्टिकल्स इंटरनली फोकस होते हैं। और आर्टिकल्स का दूसरा नाम क्या है, बाई लॉज। बेटा डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, और ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें ये, और अब तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट शुरू हो गए, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आई क्या पूछता है जिन चीजों को, अब तो वो शुरू हो गया। तो बेटा सबसे पहले जरा देखिएगा कंपनी, कंपनी किसको बोलते हैं। सिर्फ हम कंपनी को पढ़ने लगे अभी, बॉडी कॉर्पोरेट की नहीं, इसके बाद जो डेफिनेशन है वो बॉडी कॉर्पोरेट की है।
लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की तभी समझ आएगी जब आपको कंपनी की समझ आ रही है। बड़ी सादी सी बात है। कहता पाकिस्तान में वही इदारा अपने आप को कंपनी कह सकता है। कंपनी मीन्स, और ये जो मीन्स का लफ्ज होता है लॉ के अंदर, ये बड़ा अहम होता है। एक लफ्ज होता है अक्सर कि ये जो कोई डेफिनेशन शुरू करता है ना, वो इंक्लूड्स, जब मीन्स एंड इंक्लूड्स, उसमें वो जनरल चीजें होती है, कुछ और भी ऐड हो सकती हैं। लेकिन जब कानून कह रहा हूं ना कंपनी मीन्स, मीन्स का मतलब मैं जो आपको कह रहा हूं ना यही है, इसके अलावा आपने किसी चीज को कंपनी नहीं समझना। इसमें कोई और चीज इंक्लूड नहीं होती स्वाय उसके, तो मैं यहां पे बता रहा हूं। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2017, यानी कि हम उसी को कंपनी बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। अब कंपनी एक्ट 2017 कब आया होगा, मतलब कब इंप्लीमेंट हुआ होगा पाकिस्तान के अंदर? 2017 में। और कंपनियां तो भाई सालों से हैं। उसको 50 साल पुरानी है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 90 साल। तो फिर अगली बात, वो लोग सारे परेशान हो गए जब ये डेफिनेशन आई। अज्यूम करो अगर ये डेफिनेशन यहाँ पे रुक जाती तो वो सारे लोग परेशान हो जाते, कहते हम क्या हैं फिर, क्योंकि कंपनी तो उसी को बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर कंपनी एक्ट 2017। हम तो पुराने हैं, तो फिर हम कंपनी की डेफिनेशन से निकल गए। इसलिए कानून बनाने वाले बड़ी एहतियात से कानून बना रहे होते हैं। साथ में उन्होंने एक और लफ्ज यूज कर दिया, आर द कंपनी लॉ। परेशान ना हो, जो भी कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हुआ हो, सिर्फ उस इदारे को हम क्या बोलेंगे, ये इदारा कंपनी है। फिर आगे कंपनी लॉ, हमने कहा कि ये फिर कंपनी लॉ क्या है। उसने कहा कि इससे पहले, कंपनी एक्ट 2017 से पहले, जो कंपनीज को रजिस्टर्ड और रेगुलेट करने वाले जो इदारे, जो कानून आए और अब वो खत्म हो गए हैं, उनको हम उसके लफ्ज बोलेंगे कंपनी लॉ। इस डेफिनेशन, अभी जो कंपनी लॉ है वो कंपनी एक्ट 2017 भी है, लेकिन इस डेफिनेशन में आर द कंपनी लॉ का मतलब क्या है, वो पुराने वाले लॉ, क्योंकि कंपनी एक्ट 2017 को उसने लहदा बता दिया यहाँ। और कोई वैसे बंदा बोले कंपनी लॉ क्या है, तो कंपनी एक्ट 2017 है। लेकिन इस डेफिनेशन में कंपनी एक्ट 2017 अलहदा उसने जिक्र किया कि वो तो है ही है, लेकिन जो कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ भी उसने डिफाइन किया, मीन द रिपील्ड कंपनीज एक्ट। रिपील्ड वो होते हैं जो अब खत्म हो गए, उनकी जगह पे कोई नया आ गया, तो रिप्लेस हो गए उस सात अल्फाज में। रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, उस वक्त तो पाकिस्तान में नहीं बना था, उस वक्त का भी, हाँ सब कौन। और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, यानी कि 1913 के बाद जो नया कंपनीज ऑर्डिनेंस आया था 1984 में आया था, और हमने यही पढ़ा हुआ है क्योंकि हमारे दौर में तो यही था ना 1984। कब जाके खत्म हुआ है भला, ये दोबारा वो हुआ है 16 में, तो ये कल की तो बात है, 7-8 साल पहले। हम तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 हर जगह पे यही लिखे थे, अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ये आंसर है। बुजुर्ग लोग हैं भैया। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस, अच्छा ऑर्डिनेंस और एक्ट का फर्क तो पता चल गया ना। हाँ, जो सीधा, बिल्कुल 120 दिनों के लिए, वो जो सदर डायरेक्टली हुक्मनामा सादर कर दे, कानून बना दे, उसको क्या बोलते थे, ऑर्डिनेंस। और जो पार्लियामेंट से पूरे प्रोसेस से गुजर गए, यानी कि हाँ नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर सदर, इनसे होता हुआ जो अप्रूव हो, उसको क्या बोलते थे, एक्ट। बेटा कहता है कंपनी लॉ मींस द रिपील कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। और ये अब आप सोच रहे होंगे सर आप इतने दिन फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस कैसे पढ़ते रहे, उसकी तो उम्र 120 दिन थी। एक्सटेंशन नहीं, वो बाद में जब वो असेंबलियां आ जाती हैं उसके बाद हम असेंबलियों से 120 दिनों में अप्रूव कर लें तो उसको, वो हाँ वो जिंदगी मिल जाती है उसको, उसको जिंदगी मिल जाती है। और वैसे भी अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में उस वक्त था भी मोस्टली सदाती निज़ाम। अब रोले तो ये होते हैं ना, क्योंकि डिक्टेटर बैठे होते हैं, वो अपने आप को सदर बना के बैठे होते हैं। और असम हाँ, वही ना तो असम्बलियां तो होती कौन, इसलिए मेरे बच्चे यही फिर मामला, तो कुछ ये भी फैक्टर है। लेकिन या फिर उसको क्या कर ले, उसको वैसे ही अप्रूव करा लें 120 दिनों के अंदर, तो वो जिंदगी मिल गई उसको, ऑर्डिनेंस चलता रहे। कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड आल्सो इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2017 अनलेस, देखो 16 में उस वक्त हंगामी तौर पे इन्होंने फिर सदर से कोई हुक्म ले लिया होगा, कोई काम करना होगा कंपनी से लेटर, कोई होती है ना अपने बच्चे कोई कंपनियां बाहर लेके जा रहे होंगे या लेकर आ रहे होंगे, उनके लिए स्पेशल कोई ऑर्डिनेंस। जैसे अभी कोई होता ना, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ लोग बेचारे, सते हुए गवर्नमेंट के कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे जब हमजा शहबाज की गाड़ियां आती हैं बाहर से, तो उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, एसआरओ, स्टेचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, एसआरओस होते हैं जो वक्ती तौर पे किसी खास मकसद के लिए गवर्नमेंट इशू कर देती है। तो एसआरओ इशू करके उसको, गाड़ियों के इन ये गाड़ियाँ टैक्स फ्री हैं, एसआरओ इशू कर दिया। जब उनकी गाड़ियाँ आओगी, उनके ऊपर नो कस्टम ड्यूटी नथिंग एल्स, जब वो आ गई उसके बाद दोबारा से एसआरओ वापस ले लिया। तो कहते हैं कि ये माशाल्लाह इस तरह हमारा मुल्क चलाया जाता है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, यानी कि
अब आज के बाद कोई बंदा पूछ ले कि कंपनी क्या होती है, आपने बोलना है कंपनी सिर्फ उसको बोलेंगे जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई हो या कंपनी लॉ। अगर तो खाली कंपनी की डेफिनेशन पूछे फिर यहाँ पे रुक जाना। हाँ, अगर वो मान लो कि आपसे कंपनी लॉ की डेफिनेशन पूछे तो फिर कंपनी लॉ में ये बात यहाँ पे बोलनी। कंपनी लॉ मीन्स जो अब अभी किताब के अंदर है वो तो सारी बात यही बातें हैं। कंपनी की डेफिनेशन ये है, कंपनी लॉ की डेफिनेशन ये है। उसमें कंपनी एक्ट 2017 भी है ना, खाली कंपनी की डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन में लिख तो देंगे ना कंपनी लॉ। तो उसने नहीं लिखा हुआ, उसमें तो लिखा हुआ। नहीं 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 नहीं, कंपनी लॉ को क्यों डिफाइन करना? उसने पूछा आपको डिफाइन कराया कंपनी लॉ को? अगर उसने बोला कंपनी को डिफाइन करो, कहीं नहीं लिखा हुआ कंपनी लॉ को भी डिफाइन करो, तो बस आप यहाँ तक लिखे हैं उसको बंद कर दो। उसने तो बकवास यही की हुई है ना इतनी, यहाँ तक ये डिफाइन नहीं किया हुआ ये कंपनी। फिर आप कौन होते हैं उसको अपनी तरफ से खुद ही डिफाइन करने वाले? हाँ, अगर बोल दे एक्सप्लेन कर दो फिर इसको भी लिख दो बीच में, है? ले बेटा, वो मैं भूल गया आपको पेज शेयर करना था। लो बेटा, अब आगे बात आखिरी आज के दिन की बॉडी कॉर्पोरेट। अब हुआ पता क्या, देखो कंपनी की निशानी क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, इस स्ट्रक्चर को हम कंपनी कहते हैं। जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर क्या हो, ये हो वो इदारा जो अपने मालिकों से अलहदा हो, और ये इदारा खुद एक इंसान हो, और इस इंसान को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया हो, और इसमें वही मेरे बच्चे वो जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी वो सारे मामला हों इसके अंदर। इस तरह के इदारे को हम, इस तरह का जिसका स्ट्रक्चर हो, वो हमारे लिए कंपनी है। अब पता हमें ये चला कि भाई इस तरह का स्ट्रक्चर तो कंपनी के अलावा, यानी कि कंपनी आप बोल रहे हो इनको, इनको हम कंपनी बोल रहे हैं, ये सारे क्या है, ये कंपनी है। लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर वाले तो कोई और इदारे भी हैं, लेकिन वो इदारे इन कवानीन में रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, तो फिर उनको क्या कहे? ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर वहां पे जरूरत आई इस बात की कि उन अदारों को भी तो कहीं ना कहीं डिफाइन करना है, तो फिर उसके लिए क्या करें, हमने एक टर्म उसके लिए डिवाइस कर दी। हमने कहा कि हम एक टर्म इजाद कर देते हैं, उसका नाम होगा बॉडी कॉर्पोरेट। ये बॉडी कॉर्पोरेट समझ लो एक छत है, एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे 3 तरह के लोग इकट्ठे हो। बारिश हो रही होती है ना, कोई छतरी निकाले, बात कर कोई और लोग भी आ जाते हैं नीचे, है? तो मान लो कि कंपनी ने क्या किया, बारिश शुरू हुई, कंपनी ने छतरी निकाली, 2 लोग और भाग के उसके पास आ गए। तो इस छतरी ने कहा, वो उनको भेजने लगा था निकलो, तो छतरी ने कहा नहीं नहीं रुके, ये भी ठहर सकते हैं, इंशाल्लाह ये भी नहीं भीगेंगे। तो बोलने वाली छतरी है यहाँ पे भैया। उसने क्या किया, 2 लोगों को और भी एंटर होने दिया इसके अंदर। कंपनी तो थी ही थी, लेकिन 2 लोग और भी एंटर हो गए। इनको क्यों एंटर होने दिया? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी, उसने छतरी ने बोला बेशरम कंपनी, ये भी तेरे जैसे हैं, इसलिए उसको पार्टनरशिप भी आ रही थी बागी हुई है। इसी तरह वो सोल ट्रेडर भी आ रहा है, इनको भगाओ, इनको लितर मारो, इनको साइड पे रखो, इनका स्ट्रक्चर आपकी तरह का नहीं। लेकिन ये जो 2 लोग आए हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपकी तरह का है, ये ठहरे यहाँ पे, इनको कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्चुअली बॉडी कॉर्पोरेट का लफ्ज एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे 3 तरह के लोग मेरे बच्चे इकट्ठे कर दिए उन्होंने, जिनका स्ट्रक्चर ये है। मेन वजह क्या है इसके इकट्ठा करने की, ये एक जैसे है। जिस तरह ये दुनिया के अंदर एक जैसे लोगों ने अपने अपने मुल्क बना रखे हैं, फिर मुल्क के अंदर इलाके बना रखे हैं, सराइकी है, सराइकिस्तान, पश्तो है, पख्तून, फलाने फलाने, पंजाबियों का पंजाब, ये वो। कोई और आ जाए तो फिर वो, हाँ, नहीं बलोची तो हमारी जान है, क्योंकि वहां पे मादमियात है, हैं? नहीं, वो फिर वो जान ले लेते हैं ना, सिर्फ जान ही है, जान। वो कहते हैं आप हमारे पास ही नहीं, खुदा न खासा जिंदा नहीं है तो कोई नहीं, हम मट्टी में बना के यहाँ पे रख देंगे। आप उनको सताया बहुत, महरूम रखा बेचारों को। वो अभी सुबह टाइम आता हुआ जारी बात है, खबरें खबरें लगा लेता हूँ, वैसे तो क्या सुननी होती। तो कहते हैं एजुकेशन के लिहाज से 50 टॉप जिला निकाले हुए थे उन्होंने, उस 50 के अंदर एक भी जिला बलोचिस्तान का नहीं था। 68 नंबर के ऊपर क्वेटा का नाम था, जो वहां का दारुल हुकूमत है सूबे का, उसका 68 नंबर के ऊपर उसका नाम है। खुद सोचें, इतना महरूम रखे हमने हर लिहाज। अच्छा, उसमें खाली कसूर इनका नहीं है जो यहाँ पे रहे, सबसे ज्यादा कसूर वहां के वडेरों का है। वहां के ये जितने लोग इंतहाई करप्ट है, जितना वहां पे पैसा होता है, ये लोग उस ये रिसोर्सेज खुद बेचते हैं। वहां के जो वडेरे हैं वो सारा कुछ इन लोगों है, बिल्कुल वो सारा कुछ इनके घरों में, इतना पैसा है, आपकी सोच है। वहाँ के जो वजीर हैं, वहाँ के जो ये जो सियासतदान हैं, जो वहाँ पे वडेरे छडेरे हैं, जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट हैं,
इतना पैसा आपकी सोच है। नॉर्मल लोग जिस तरह किया हुआ है वो यूज करते हैं ना, उनको यूज करते हैं, उनको महरूम रखा। जब महरूम रखा तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी वजह से, उनकी वजह से वो इधर को कर दिया उन्होंने। तो एक्चुअली जब उनके घरों में छापे पड़ते हैं, जब उनका पैसा निकलता है ना, उनके घरों में मशीनें थक जाती हैं बेचारी, हैं पैसा गिन गिन के। इतना पैसा पड़ा हुआ उन्होंने, उन लोगों को तक जाने नहीं देते हैं। पहले ही ज्यादा नहीं जाता उनकी तरफ, और जो जाता है वो खुद उसको रखते हैं। जैसे आपने टैक्स में पढ़ा था ना, वो NFC अवार्ड वगैरह, वो सारा उसके तहत सूबों में से जो चीज निकल रही हो उसमें से, हाँ, उनको हिस्सा मिलता है उसमें से खास। उनका मेन तो वो मालिक है। लेकिन मेरे बच्चे वो एक्चुअली वो जाने नहीं देते वहां से जो पैसा उनको मिलता है। खैर वापस आओ। तो बॉडी कॉर्पोरेट अभी हमने डिस्कस किया कि जिसका भी इस तरह का स्ट्रक्चर है वो, अब हमने कहा कि इसका तरह का स्ट्रक्चर और कहाँ पे पाया जाता है। हमने कहा कि एक तो कंपनी है, कंपनी की तो समझ आ रही है, उसका है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ और इदारे भी हैं जो कंपनी एक्ट के तहत या कंपनी लॉ के तहत तो नहीं बने हैं। जो कंपनी, ये भी हमने पढ़ा, ना तो वो कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, ना ही कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुए हैं। या सादा लफ्ज बोलो कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनी लॉ में अभी हमने पढ़ा था वो 2017 भी आ गया था। यानी कि पाकिस्तान में इस तरह के स्ट्रक्चर के कोई और इदारे भी हैं, लेकिन वो इदारे कंपनी लॉ के तहत नहीं बने हुए, लेकिन है उनका स्ट्रक्चर। उनको हम कहते हैं मेरे बच्चे स्टैट्यूटरी बॉडीज। लफ्ज क्या बोलेंगे उनके लिए? स्टैट्यूटरी बॉडी, जो किसी खास कानून में बने हुए इदारे हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी, वो भी बगैर कानून के नहीं बने हुए, लेकिन बने किसी, जैसे इसमें क्या कुछ आएगा, जैसे जितने हमारे बैंक हैं, जितने हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितने मेरे बच्चे हमारी मुदारबाज हैं, इवन देन आपका आई कैप, आपका FBR, आपका SCCP, आपका NAB, सारे इसी तरह के इदारे हैं। लेकिन मेरे बच्चे ये इदारे कंपनी लॉ में नहीं बने हुए, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज। याद रखोगे मेरे बच्चों, किसी खास स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जो कानूनी तौर पे किसी खास कानून के तहत बनाए और चलाए जा रहे हो, लेकिन स्ट्रक्चर उनका यही। उसके बाद एक और आ गया कि जो मुल्क से बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती हैं, मुल्क से बाहर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है, जो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो भी क्या है, उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल मल्टीनेशनल ना खाली गए, क्योंकि हमारी कंपनी भी मल्टीनेशनल जा सकती है। हम इसकी बात करें जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो और पाकिस्तान में काम कर रही है, क्योंकि जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, पक्की बात है वो कंपनी लॉ में तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। हाँ, हमारे कंपनी लॉ में तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई वो जैसे चाइना की कंपनी है। अब अल्फाजरा देखिएगा, कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट आर कॉर्पोरेशन, इसको चाहे बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो या लफ्ज कॉर्पोरेशन। यानी कि जब हम लफ्ज कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो कंपनी भी हो सकती है, वो इन दो में से भी कोई हो सकता है। लेकिन कंपनी सिर्फ किसको बोलना है? कंपनी को। कंपनी के लिए लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो, लेकिन जो कंपनी नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट, उसके लिए कंपनी नहीं बोलना। जैसे इन दो के लिए लफ्ज कंपनी नहीं बोल सकते आप, इनको सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट कहना है। लेकिन ये जो है, ये कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। जो पहला है, कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ, ये कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में है। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो दोनों हैं, ये दोनों सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है। अब ये दोनों क्या है, बस ये दो ही बात करेंगे, बाकी एक्सेप्शन कल पढ़ेंगे। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब देखो, ये तो सर लफ्ज बोल दिया उसने, कंपनी। हाँ, वो अपने मुल्क में कंपनी है। हाँ, वो वहां के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है 2017 में, या जो भी उससे उससे पहले कंपनी लॉ। लेकिन जब वो हमारे मुल्क में आई, तो हमारे मुल्क में एंटर होते ही हमने उसको किस में रख दिया? बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद, या एक बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी कि हमारे मुल्क के जो रेलिवेंट स्टैट्यूट के अंदर एक बॉडी कॉर्पोरेट को अगर बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दिया जाए, और बॉडी कॉर्पोरेट क्यों डिक्लेयर करेंगे, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा जिस तरह का अभी हमने डिस्कस किया कंपनी। तो बेटा, फिलहाल आपने आई कैप की ये मोस्ट फेवरेट डेफिनेशन है, इसको याद करके आना। बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट भी है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं नहीं, वो अपना अपना रेलिवेंट होता है ना। जैसे बैंक है, बैंक का अपना एक्ट जिसके साथ रजिस्टर्ड होता है। हाँ, अलहदा नहीं है कि वो एक ही कानून। हाँ, एक ही कानून कंपनियों का है। उसके अलावा जो भी इदारा वो अपने रेलिवेंट जाके उसमें रजिस्टर्ड होगा, उसका खाली एक बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट नहीं है या ऑर्डिनेंस नहीं है। तो कई कवानीन है बेतहाशा, मैंने इतने नाम लिए आपके सामने, वो सारे अपने अपने रेलिवेंट कवानीन में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट एक नहीं है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल बाकी। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, इसके तहत बनाया और चलाया जाता है। तो अब जो भी स्टेट बैंक बनेगा पाकिस्तान के अंदर, कोई और, वो इसी कानून के तहत रजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो एक ही है, कोई और हो ही नहीं सकता। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें कंपनी CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, खैर वो तो कंपनी जो भी है, वो भी वो है, वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड, लेकिन वो एक मुल्क में एक ही होती है, कोई दूसरी बन ही नहीं सकती। खैर,
ये तो कुछ और बात है। तो बेटा इंशाल्लाह आप लोगों ने याद कहाँ तक करके आना है, ये एक्सेप्शन से ऊपर ऊपर यहाँ तक की चीज़ें याद करनी है। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात है।